समझने जा रहे हैं फिस्कल क्राइसिस को, राजकोषीय संकट भी कहते हैं। ये स्टोरी बड़ी स्टोरी में ही इसको समझेंगे कि और इसमें काफ़ी ड्रामा भी है, इमोशंस भी हैं, पेन भी है। तो उसका कारण है कि 1991 जो है वो ऐसा ईयर है जिसने हमारे जो है देश के जीवन को बदल दिया, कंप्लीट ओवरहॉलिंग हो गई। तो उसका क्या कारण रहा, पहले वो ये क्राइसिस क्यों आया और फिर क्राइसिस के बाद इसको किस तरीके से निपटा गया, उसके बारे में भी हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो पहले क्राइसिस को समझ लेते हैं। तो क्राइसिस का कारण कई सारे कारण थे। एक तो ये था कि बाहर से पेमेंट्स आना बंद हो गई थी, दूसरा था कि देश में भी इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं थे, जो राजनीतिक हालात थे, पॉलिटिकल कंडीशंस थी, वो भी अच्छी नहीं थी, और इवन कि इंटरनेशनल आसपास के देशों में भी जो है सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि समस्याएं हमेशा पैकेज में आती हैं, और उस टाइम 1991 में एक बड़ा पैकेज, जैसे आज श्रीलंका और पाकिस्तान वो पैकेज झेल रहे हैं, तो उस टाइम 1991 में वो पैकेज हम झेल रहे थे। तो उसमें पहली समस्या जो है वो हम एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस की बात करते हैं, यानी कि बाहर से जो पेमेंट आनी होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, है ना, बाहर की करेंसी में जो पेमेंट आनी होती है वो आनी कम हो गई थी या फिर जाना ज़्यादा शुरू हो गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से फॉरेन रिजर्व जिसे कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, वो बहुत कम हो गया था। आज जहां 530 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेन रिजर्व है, एक अच्छा अमाउंट जिसे कहते हैं, वो उस टाइम जनवरी 1991 में मात्र 1.2 बिलियन था, और जुलाई तक आते आते वो भी 0.7 के आसपास रह गया था। ठीक है, तो ये फॉरेन रिजर्व्स का इतना कम रह जाने की वजह से पास इतना भी पैसा नहीं था कि उस टाइम 3 वीक्स का हम जो है इंपोर्ट बिल भी चुका पाते, इतना इससे भी कम था वो हमारे पास, है ना। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया था। बीओपी डेफिसिट यानी कि भुगतान संतुलन जो है वो अनफेवरेबल हमारा वैसे भी रहता है, और उस समय और ज़्यादा पोजीशन खराब थी क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा था, बाद में भी बात करते हैं इसके बारे में, और एक्सपोर्ट नोट नहीं कर पा रहे थे उतना, तो डेफिसिट में था, बीओपी डेफिसिट भी था। और तीसरी बात है कि कंगाली में आटा गीला वाली बात है कि जो लोग हमारे देश के लोग बाहर से पैसा भेजा करते थे अपनी कंट्री में, भेजते हैं, अभी भी भेजते हैं, रेमिटेंसेस, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं। तो वो रेमिटेंसेस भी जो हैं वो कम हो गए थे, यानी कि उन लोगों ने पैसा भेजना कम कर दिया था, और नॉट ओनली उन्होंने पैसा भेजना कम किया, उन्होंने अपना पैसा निकलवाना भी शुरू कर दिया जो बैंकों के अंदर ऑलरेडी पड़ा था। जैसे आज पाकिस्तान में किसी का पैसा हो तो वो निकलवाने की करेगा कि इकोनॉमी डूब रही है, ठीक है, तो वैसे ही उन लोगों ने भी पैसा निकलवाना शुरू कर दिया। हमारे जो ब्याज है ना, एक्सटर्नल डेट, बाहरी जो ऋण है, इसे कहते हैं डेट ट्रैप कहते हैं या कर्ज का जाल कहते हैं, हम उसमें भी एक तरीके से फंस गए थे। बाहर का ही लोन, हमारी जीडीपी का 23% जो है हमने बाहर से ऑलरेडी उधार लिया हुआ था, इस वजह से ब्याज के रूप में बहुत सारी पेमेंट बाहर जाती थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडी है, तो उसने हमारी क्रेडिट रेटिंग को लोअर कर दिया था। उसका मतलब होता है कि ये बता दिया कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल नहीं है, इट इज़ नॉट सूटेबल। तो नेचुरल है, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हिल गए, उन्होंने भी आना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस जो है और ज़्यादा गहरा गया। ये ठीक है। एक्सटर्नली पेमेंट क्राइसिस के साथ साथ इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, रादर बहुत बुरी थी, क्योंकि उसका कारण है फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा था, जिसको आज हम 2.5, 3.25% पर टारगेट करते हैं। वो उस टाइम 10.1% फिस्कल डेफिसिट था, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो महंगाई एक ऐसा इशू है कि जो मतलब देश में अस्थिरता लाने के लिए, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए काफ़ी होता है, और वो इन्फ्लेशन भी कोई बहुत मॉडरेट लेवल का नहीं था, हाई इन्फ्लेशन था, जो कि होलसेल प्राइसेस पे आपका 12.1% था, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये 13.6% था, जो कि बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से देश में अनरेस्ट था और सिचुएशंस जो हैं ख़राब हो रही थी।
उसके अलावा जो टैक्स रिसीट है, जहाँ से आना है पैसा, है ना, यहाँ तो हाई हाई चल रहा है और इमोशंस डाउन चल रहे हैं, और यहाँ पर जो टैक्स रिसीट है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आना होता है, सबसे बेस्ट जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो टैक्स होता है, तो वो टैक्सेस जो है वो बहुत कम आ रहे थे। उसके वजह सिंपल थी कि जो है हमारे यहाँ जो टैक्स की रेट्स थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि जिसकी वजह से कर चोरी का काम चलता था, और वैसे भी गरीब मुल्क है इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है टैक्स पे करने वाले होते ही नहीं हैं, तो इस वजह से टैक्स रिसीट्स भी बहुत कम था। उसके अलावा जो इनकम का एक दूसरा सोर्स होता है गवर्नमेंट का, वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का इनकम, ठीक है, तो वहाँ से सेविंग्स जो है वो बहुत कम थी। उसका कारण था कि पब्लिक सेक्टर जो था हमारा, वो इंस्पेक्टर राज की वजह से, लाइसेंसीकरण की वजह से, करप्शन की वजह से बहुत वीक होता जा रहा था, और वहाँ से रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, वो रादर घाटे का सौदा था, ठीक है। और डेट जो था, इंटरनल एक्सटर्नल डेट की बात हमने की, अब इंटरनल डेट उससे भी कहीं ज़्यादा, 55% ऑफ जीडीपी, तो क्लियर कट जो है डेट ट्रैप का जो है वो सीन बनता जा रहा था। तो ये इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन थी। उसके अलावा एक और तीसरी समस्या क्या थी कि पॉलिटिकली इनस्टेबल थी गवर्नमेंट, पॉलिटिकली राजनीतिक कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। राजनीतिक कंडीशन का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन में। तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि चंद्रशेखर की सरकार थी उस टाइम, चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ करके, पहली बार कॉलिशन गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई थी। इससे पहले क्लियर कट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स बना करती थी। तो वहाँ से कांग्रेस ने जो है अपना सपोर्ट विड्रॉ किया और सरकार गिर गई, और इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए, और राजीव गांधी जो है इसी दौरान जो है कैंपेनिंग के दौरान उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया। तो उसकी वजह से, और फिर तीसरी जो गवर्नमेंट बनी, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट बनी, तो वो भी जो है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसके पास भी बहुमत नहीं था। तो मतलब कुल मिला के सीन ऐसा बन गया था। हालांकि ये अलग एक कहानी है, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से उन लोगों ने जो है मनमोहन सिंह जी को, जो कि एक आईआरएस ऑफिसर थे, उनको जो है वित्त मंत्री बनाया, और उसके बाद जो है किस तरीके से ओवरहॉलिंग की गई पूरी इकोनॉमी की। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हम फिर आगे बात करते हैं। गल्फ क्राइसिस भी आया, मतलब ये तो हो गया देश का मामला। अब विदेश में भी हालात अच्छे नहीं थे। जो उन्होंने ओपेक बना लिया था, जो तेल प्रोड्यूस करती थी कंट्रीज, उन लोगों ने ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नाम से एक ओलिगोपोली क्रिएट कर ली थी, एक कार्टेल बना लिया था, और वो मोनोपोली प्राइस पे जो है तेल बेच रहे थे, और तेल बहुत महंगा हो गया था, और वहाँ पे जो है युद्ध की सिचुएशन भी थी, इस वजह से भी तेल का जो है तेल काफ़ी महंगा हो गया था, कुल मिला के आप ये कह सकते हो। और फिर उस पे से आप ये कहिए कि करेला नीम चढ़ा वाली बात हो गई कि सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था, वो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड था थ्रू आउट द टाइम, है ना, तो वो भी जो है कोलैप्स हो गया था। उसमें जितनी कंट्रीज थी वो सब बिखर गई थी, और सोवियत संघ के रूप में जो एक हमारा दोस्त था वो हमसे मतलब जो है जुदा हो गया था। तो ये कुल मिला के सारी कंडीशंस ऐसी बनी जिसकी वजह से मतलब जो है इंडिया की पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़तरनाक दौर से गुजर रही थी। और उसी समय मनमोहन सिंह जी ने जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज भी संभाला, और फिर इसका करेक्शन मोड पे आई इकोनॉमी, और करेक्शन मोड के लिए हमें बहुत सारा गोल्ड जो है अपना बाहर बेचना पड़ा। पहले 20 टन बेचा, फिर 47 टन जो है हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेचा, और वहाँ से कुछ पैसा लेकर आए। और उसके बाद जो है हमने अपने जो करेंसी की डीवैल्यूएशन की 2 बार लगातार 20% तक, है ना, 20% जो है डीवैल्यूएशन कर दी अपनी करेंसी की, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। और हमने उसके अलावा इस सबसे बड़ा काम किया वो था कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, या जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, उसको ऑप्ट किया। और वो जो है वो कहाँ से लादी गई थी, हम पे इम्पोज की गई थी आईएमएफ के थ्रू। और आईएमएफ से लोन लेना था तो उन्होंने हमसे सारी कंडीशंस पे साइन करवाए कि भाई ये आपको अपनी इकोनॉमी को एलपीजी रिजीम, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन
के लिए समर्पण करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा कुल मिला के, क्योंकि 91 से पहले आप ये समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है कमोबेश एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और 91 में जो है हमने इसको अचानक से ओपन अप कर दिया। तो अब इसमें इसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए अलग अलग एरिया के अंदर, उस सब के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, पढ़ते रहें।